हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है ऊष्मागतिकी के आधार पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का व्युत्पन्न। क्या टॉपिक है? ऊष्मागतिकी के आधार पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का व्युत्पन्न। अगर आपने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके इस नियम को आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्या टॉपिक है हमारा? ऊष्मागतिकी के आधार पर ऊष्मागतिकी के आधार पर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का व्युत्पन्न। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये प्रूफ करा है ऊष्मागतिकी के आधार पर, ये जो नियम प्रूफ किया गया है वो क्या है? बार्नहाफ ने। किसने करा? बार्नहाफ ने। साइंटिस्ट का नाम याद कर लो कि यह नियम किसने दिया? यह विधि ठीक है, बार्नहाफ ने दी। अच्छा बता दूं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू होता है रिवर्सिबल रिएक्शन पे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पे। इसलिए हम एक मान लेंगे कि भाई एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया मान लेते हैं। कौन सी? देखो तो मैं मान रहा हूं, देखो माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। आपको भाई थ्योरी तो लिख के आनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है, नंबर मिलते हैं थ्योरी पे, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख के आनी पड़ेगी। अगर डेरिवेशन है तो थ्योरी यार आपको लिख के आनी पड़ेगी भाई। a + b चेंज टू C + D। जरा मुझे बताओ इसमें कौन से रिएक्टेंट है और कौन से प्रोडक्ट है? अभिक्रिया रिवर्सिबल है, कोई कंफर्म नहीं है कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, ठीक है। यही अभिकारक है, यही उत्पाद है, यही अभिकारक है और यही क्या उत्पाद है, क्योंकि अभिक्रिया फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों ओर होती है। अभिक्रिया आगे की ओर भी होती है और पीछे की ओर भी होती है। मान लेता हूं मैं, माना दो बड़े पात्र ले लेते हैं, दो बड़े पात्र ठीक है, दो बड़े पात्र हैं, ठीक है, जिनमें आपने क्या भर रखा है? ये पदार्थ भर रखे हैं, जिनमें A, B, C तथा D कैसे हैं? साम्य अवस्था में है। D कैसा है? ये साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, ठीक है। तो दो बड़े पात्र माने आपने, जिनमें A, B, C तथा D कैसे हैं? साम्य अवस्था में है। जब ये साम्य अवस्था में है, और एक चीज और है, दोनों पात्र का यार ताप समान है भाई। दोनों बर्तन जो हैं, दोनों पात्र के ताप समान है। इसका मतलब है प्रोसेस कौन सी हो गई? जब टेम्परेचर समान है तो प्रोसेस कौन सी हुई? प्रोसेस हुई समतापीय प्रक्रम, यानी कि आइसोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। समतापीय प्रक्रम यानी कि पूरे प्रक्रम में ताप समान रहने वाला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद जो कहानी आती है वो ये आती है। मैं मान लेता हूं, देखो पहले पात्र में A, B, C तथा D के ताप नहीं, दाब मानेंगे हम, दाब क्रमशः PA मान लिया मैंने, PB मान लिया मैंने, PC मान लिया तथा कितना मान लिया मैंने? PD है। अरे बीएससी में पढ़ लो, समझ लोगे इतना तो पहले पात्र में इतना हो गया, दूसरे पात्र में तथा काट दे रहे हैं, दूसरे पात्र में दाब क्रमशः एक तो मान लूंगा मैं PA डैश, PB डैश, PC डैश तथा मेरे पास कौन सा है बेटे? PD डैश है। ध्यान देना जरा, पहले पात्र में मैंने माने हैं PA, PB, PC और PD माने, और दूसरे पात्र में मैंने माने हैं PA डैश, PB डैश, PC डैश तथा PD डैश। अब बात यहाँ ये आती है कि देखो जो ये A है, जो आपके पास पदार्थ A होगा, जो पदार्थ आपका A है, इसकी मुक्त ऊर्जा यानी कि फ्री एनर्जी में चेंज होगा। क्या होगा? मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो देखो मैं मान रहा हूं कि भाई A की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन, जरा ध्यान देना थोड़ा सा, एक ही मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। यार कितना परिवर्तन होगा भाई, इसको मान लेता हूं मैं डेल्टा एफ ए, डरना मत, इजी टॉपिक है, डेल्टा एफ ए, ठीक है। कहां से कहां तक भाई,
क्या हो रहा है कि पहले पात्र में प्रेशर कितना है इसका PA है और सेकेंड पात्र में प्रेशर कितना है इसका PA डैश है। इसका मतलब है कहाँ से PA से और कहाँ पर PA डैश तक। देखो एकम एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, कहाँ से PA से PA डैश तक। इसका मतलब है अभिक्रिया फॉरवर्ड वाइज हो रही है, अभिक्रिया यहाँ से चली और इस साइड में हो रही है। अगर अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है, ठीक है। तो PA से PA डैश और ये होता है कार्य, वर्क। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर P इंटू DV। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे देखो V इंटू DP। तो जो डेल्टा एफ ए बराबर हो गया वो हो गया V इंटू DP। एक फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा आपको, V इंटू DP। क्या फॉर्मूला, V इंटू DP। यू नो कि भाई गैस इक्वेशन आपको पता है, फ्रॉम गैस इक्वेशन, फ्रॉम गैस इक्वेशन, ठीक है। PV बराबर RT, और यहां से अगर मैं V का मान निकालूंगा तो ये आएगा RT बाई P। क्या मैं अब ये V का मान उठा के यहां रख दूं, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा FA की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, डेल्टा FA की वैल्यू आ गई कितनी, PA डैश और V का मान आ गया मेरे पास कितना, देखो RT बाई P और इंटू आ गया मेरे पास DP। अब R और T दोनों कांस्टेंट है। मैंने बता दिया आपको कि पूरी प्रोसेस में ताप समान रहने वाला है, तो R और T, RT मैं क्या कर लूंगा, बाहर ले लेते हैं यहाँ से हम। तो मेरे पास डेटा आएगा डेल्टा FA R इक्वल टू RT बाहर आ गया मेरे पास, अंदर रह गया PA डैश, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास अंदर बचा 1/P और DP। यू नो कि भाई एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा कि 1/P का समाकलन होता है log EP। कितना होता है, log EP, ये समाकलन होता है। क्या होता है, ये समाकलन होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ लिमिट पुट कर देता हूँ बिना हल करे, RT बराबर log E अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला लगा के मैंने हल कर दिया इसको, PA डैश अपॉन PA, ठीक है, PA डैश अपॉन PA। अब सोच रहे हो यार कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है कि log E अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फॉर्मूला लगा देना है यहाँ log M माइनस log N बराबर log M बटा N का, ठीक है। इसी प्रकार ये तो मेरे पास डेल्टा FA का मान आया है, किसका मान आ गया मेरे पास, ये डेल्टा FA का मान आ गया। इसी प्रकार चलो उसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देता हूँ, काम में आएगी आगे। इसी प्रकार डेल्टा FB की वैल्यू निकाल सकते हो आप। डेल्टा FB R इक्वल टू हो जाएगा RT log E PB डैश अपॉन PV। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हो, ठीक है। अब अभिक्रिया करो रिवर्स मतलब अभिक्रिया कर दो उत्क्रम का मतलब यहाँ पर ये होगा, देखो कि आपने 1 मोल A लिया है तथा 1 मोल आपने क्या लिया है, B लिया है, ठीक है। B क्या करते हैं, ये 1 मोल A तथा 1 मोल B समतापीय परिक्रम द्वारा, ठीक है, विपरीत दिशा में अभिक्रिया करते हैं, विपरीत दिशा में अभिक्रिया करते हैं। ताप तो समान रहने वाला, ताप चेंज नहीं होगा, ठीक है। विपरीत दिशा में अभिक्रिया करते हैं। अब ठीक देखो, C तथा D ले देता हूं मैं, उल्टी हो रही है रिएक्शन, C तथा D की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन दो जरा ध्यान से बोर्ड पे, ठीक है। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जब करोगे आप तो डेल्टा FCR इक्वल टू RT log E, बस कुछ नहीं करना है, जो ये डैश ऊपर आ रहे हैं वो डैश हमें इस बार नीचे ले लेना है, क्योंकि अभिक्रिया हो रही है, रिवर्स अभिक्रिया हो रही है, उल्टी अभिक्रिया हो रही है इधर से इधर की ओर, ठीक है। अभिक्रिया हो रही है इधर से इधर की ओर, रिवर्स कर दिया आपने अभिक्रिया। तो PC डैश ऊपर नहीं पहुंचेगा, PC डैश आएगा नीचे, ठीक है। इक्वेशन कर लूंगा मैं थर्ड। और इसी प्रकार मेरे पास आ जाएगा डेल्टा FD R इक्वल टू RT log E PD अपॉन PD डैश। इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई फोर्थ, ठीक है। तो ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब टोटल एनर्जी निकाल लेंगे कि कुल
फ्री एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। और आपको पता है कि पात्र इतने बड़े हैं तो फ्री एनर्जी में परिवर्तन कैसे होगा, 0 होगा। पहले यहां तक कर लें स्क्रीनशॉट आप। निकालने वाला हूं मैं, अब निकाल लेते हैं टोटल कुल फ्री एनर्जी में चेंज कितना हुआ, ठीक है। तो निकाल रहा हूं मैं, देखो मैं मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, कुल मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो डेल्टा एफ का मान निकालूंगा, तो डेल्टा एफ का मान हो जाएगा डेल्टा एफ ए प्लस डेल्टा एफ बी प्लस डेल्टा एफ सी प्लस डेल्टा एफ डी, ठीक है। और इन सब के मान अब मैं रख दे रहा हूँ, डेल्टा एफ का मान भी, डेल्टा एफ बी का मान भी, डेल्टा एफ सी का मान भी और डेल्टा एफ डी का मान भी रख दें एक बार। तो देखो फिर मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। डेल्टा एफ आर इक्वल टू, चलो साहब कितना मेरे पास डेल्टा एफ का मान, यह है आर टी लॉग ई पी ए डैश अपॉन पी ए प्लस फिर अगेन आर टी लॉग ई पी बी डैश ऊपर आ जाएगा और पी बी आ जाएगा मेरे पास नीचे, फिर आर टी लॉग ई पी सी ऊपर आएगा, पी सी डैश नीचे आएगा, फिर रिवर्स रिएक्शन के लिए पी डी अपॉन पी डैश डी मेरे पास नीचे आ जाएगा, है ना। अब कुछ मिल रहा है हमें कॉमन, देखो पात्र बड़े विशाल हैं, पात्र बहुत बड़े हैं। पात्र कैसे हैं, पात्र बहुत बड़े हैं। जब पात्र बहुत बड़े हैं तो डेल्टा एफ का मान क्या होगा, 0 होगा। कितना होगा, पात्र बहुत बड़े हैं तो डेल्टा एफ का मान 0, यानी कि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नगण्य होगा। चलो मैं लिख रहा हूं, पात्र बहुत बड़े हैं तब मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कैसा होगा, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन नगण्य होगा। तो यहाँ डेल्टा एफ का मान कितना मान लोगे आप, 0 मान लोगे, ठीक है। तो 0 ही आ जाए आपके पास। यहाँ से मैंने आर टी कॉमन ले रखा है, देखो यहाँ से मैं आर टी कॉमन लूंगा, मेरे पास अंदर बचेगा log ई पी ए डैश अपॉन पी ए प्लस log ई पी बी डैश अपॉन पी बी, फिर log ई पी सी अपॉन पी सी डैश, फिर log ई पी डी अपॉन पी डैश डी, है ना। अब देखो ये वाला जो आएगा ये गुणा में आके इधर को 0 हो जाएगा, ये गुणा वाला भाग में आके इधर को 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के भाग करो गुणा करो बात एक ही आती है, 0 भी पहुंचा देता है। तो मेरे पास खाली रह जाएगा 0 बराबर ये आएगा log ई पी ए डैश अपॉन पी ए प्लस log ई पी बी डैश अपॉन पी बी प्लस log ई पी सी अपॉन पी सी डैश प्लस log ई पी डी अपॉन पी डी डैश। अब देखो ये जो प्लस वाले हैं जब मैं बराबर के इधर लेकर आऊंगा तो आ जाएंगे माइनस में। अब इन दोनों में से किसी को भी कर लो, बराबर के इधर लेकर आओगे तो ये वाले माइनस में आ जाएंगे, इधर लेकर आओगे तो ये वाले काय में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो log ई पी ए डैश अपॉन पी ए प्लस मैंने ये वाले प्लस में लिए हैं। अरे मैथमेटिक्स का रूल है यार, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग चलोगे आप, ठीक है। तो ये मैंने इधर को लेकर आया हूँ तो माइनस में आ गए होंगे, ठीक है। तो जब माइनस में आ गए होंगे तो मैंने माइनस इधर दोनों पक्ष में माइनस से गुणा कर दी होगी, तो इधर भी माइनस का हो जाएगा, इधर भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का हो जाएंगे हमारे log ई पी सी अपॉन पी सी डैश माइनस log ई पी डी अपॉन पी डैश डी। समझ में आया वाला टॉपिक, ये वाला स्टेप समझ में आया। बल्कि जब तुम देख रहे हो ना प्लस के, इधर ले जाकर ये माइनस में आ जाएंगे, दोनों पक्ष में माइनस से गुणा कर दियो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, है ना। दोनों पक्ष में से एक पक्ष कोई भी माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो मैं अगेन फिर log ई पी ए डैश अपॉन पी ए प्लस log ई पी बी डैश अपॉन पी बी बराबर, इसको करो। देखो जब इस माइनस चिन्ह को हटाओगे तो मैथमेटिक्स का एक रूल आता है, यानी कि log का एक रूल आता है कि ये जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे, अप डाउन हो जाएंगे, यानी कि ऐसे करके देखो ये log ई पी सी डैश ऊपर पहुंचेगा और पी सी नीचे आ जाएगा, ऐसे ही ये वाला प्लस हो जाएगा log ई पी डैश डी ऊपर और पी डी क्या होगा मेरे पास नीचे हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में देखो यहाँ एक फॉर्मूला लगा दो log m प्लस log n का, log m प्लस log n लघुगणक के 3 फॉर्मूले होते हैं और आपको तीनों के तीनों याद होने चाहिए। तो log ई पी ए डैश गुणा पी बी डैश अपॉन पी ए इंटू पी बी, है ना, लग गया फॉर्मूला। ऐसे ये वाला लगा दो इसमें log ई पी सी डैश अपॉन पी सी और मल्टीपल पी डी डैश अपॉन पी डी, है ना। अभी देखो log से log
हमारा कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचता है डेटा सिर्फ पी ए डैश गुणा पी बी डैश अपॉन पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी डैश गुणा पी डी डैश अपॉन पी सी गुणा पी डी। ये मेरे पास डेटा यहाँ पर बचा। ठीक है, इसके बाद में आगे करवाता हूँ आपको अभी। तो देखो फिर अब जो ये गुणा वाला है ये भाग वाला इधर गुणा में आ जाएगा, जो गुणा वाला होगा वो इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि ये डेटा मेरे पास आ जाएगा पी सी गुणा पी डी अपॉन पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी डैश गुणा पी डी डैश अपॉन पी ए डैश गुणा पी बी डैश बराबर होगा मेरे पास क्या, एक नियतांक। क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक नियतांक बराबर होगा। ठीक है, और यह नियतांक क्या होता है, यह नियतांक जो होता है वो केसी के बराबर होता है। यह नियतांक किसके बराबर होता है, केसी के बराबर होता है, केसी के बराबर होता है। अब ये केसी क्या है, केसी के बराबर होता है। तो ये केसी क्या होता है भाई आपका, ये केसी होता है आपका साम्य स्थिरांक। ठीक है, क्या होता है, किसी साम्य स्थिरांक होता है। तो अब बात ये आती है, यानी कि ये इस नियतांक के बराबर है, ये भी इस नियतांक के बराबर है। तो मैं इसको कर दूंगा पी सी गुणा पी डी अपॉन पी ए गुणा पी बी बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना, के सी। और यही क्या है भाई, यही मेरे पास द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है, यानी कि यह द्रव्य अनुपाती, यह द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। और यहाँ पर ये डेरिवेशन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो आप मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।